नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर में चलेंगे जिसने आने वाली हजारों सालों के लिए भारत की तकदीर लिख दी। हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की, और ये जानेंगे कि कैसे इसी दौर में भारत के पहले महान साम्राज्यों की नींव पड़ी। कभी ये सवाल मन में आया है कि भारत, जिसे हम साम्राज्यों की धरती कहते हैं, आखिर इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? इसकी शुरुआत कहां से हुई? इस बड़े सवाल का जवाब हमें मिलता है एक ऐसे क्रांतिकारी दौर में जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। उत्तरे वैदिक काल। लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के इस समय को भारत का लौह युग भी कहा जाता है, और यकीन मानिए यही वो वक्त था जिसने भविष्य के भारत की कहानी गढ़ी। तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके पहले और सबसे जरूरी पहलू को देखते हैं, यानी शक्ति और राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। इस दौर में राजनीति में एक जबरदस्त बदलाव आया। देखिए, जहां पहले ऋग्वैदिक काल में कबीले का मुखिया सबकी सहमति से बनता था, अब राजा का पद जन्म से मिलने लगा, यानी बर्थ राइट। पहले मुखिया लोगों के दिए तोहफों पर निर्भर था, लेकिन अब राजा बाकायदा टैक्स वसूलने लगा। वो अब सिर्फ एक कबीले का रखवाला नहीं, बल्कि एक तयशुदा इलाके, जिसे जनपद कहते थे, उसका शासक बन गया था। अब इस नई राजनैतिक व्यवस्था को चलाने के लिए तरीके भी नए अपनाए गए। भाग और शुल्क जैसे जरूरी टैक्स लगाए गए। राजा की मदद के लिए और शासन चलाने के लिए एक पूरी टीम बनी, मंत्री, पुरोहित और सेनापति। और इसी मजबूत सिस्टम के दम पर कुरु, पांचाल, कोसल और विंध्य जैसे शक्तिशाली जनपद उभरकर सामने आए। राजनीति तो बदल रही थी, लेकिन समाज का क्या? चलिए अब इस बदलाव के दूसरे स्तंभ को समझते हैं कि समाज का ताना बाना कैसे बदल रहा था। इस दौर में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो पहले से कहीं ज्यादा कठोर और पक्की हो गई। समाज को काम के आधार पर 4 वर्णों में बांट दिया गया। ब्राह्मण, जिनका काम पूजा पाठ और शिक्षा देना था। क्षत्रिय, जो योद्धा और शासक थे। वैश्य, जो खेती और व्यापार करते थे। और शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना था। इस बंटवारे ने समाज में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का दर्जा सबसे ऊपर कर दिया। लेकिन इस बदलते हुए सामाजिक ढांचे का एक असर ये भी हुआ कि समाज में महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। बहुविवाह यानी पॉलीगैमी और दहेज जैसी प्रथाएं शुरू होने लगीं। शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी भूमिका कम होने लगी। लेकिन देखिए, इतिहास कितना दिलचस्प होता है। इसी दौर में हमें गार्गी और मैत्रेयी जैसी महान विदुषियां भी मिलती हैं, जो ज्ञान में बड़े बड़े ऋषियों को भी चुनौती देती थीं। अब आते हैं उस चीज पर जिसने इस पूरे युग की कायापलट कर दी। ये था तीसरा स्तंभ, एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, लौह क्रांति। जरा सोचिए, एक धातु ने कैसे सब कुछ बदल दिया। लोहे के औजारों जैसे हल और कुल्हाड़ियों ने घने जंगलों को साफ करना आसान बना दिया। इससे खेती के लिए ज्यादा जमीन मिली। चावल, गन्ना और तिल जैसी नई फसलें उगाई जाने लगीं। जब खेती बढ़ी तो अनाज भी ज्यादा हुआ। इस सरप्लस अनाज ने व्यापार को बढ़ावा दिया, और जब व्यापार बढ़ा तो भारत के पहले शहर और कस्बे बसने लगे। ये एक पूरी चेन रिएक्शन थी। जब अर्थव्यवस्था बदलती है तो लोगों की सोच भी बदलती है। तो चलिए देखते हैं हमारा चौथा स्तंभ, विचारों और धर्म की दुनिया में क्या हो रहा था। धर्म और आस्था के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे, जैसे इंद्र और अग्नि, उनका महत्व अब धीरे धीरे कम होने लगा, और उनकी जगह ले ली त्रिदेवों ने। ब्रह्मा यानी सृष्टि के रचयिता, विष्णु यानी पालनकर्ता, और शिव यानी संहारक। ये सिर्फ देवताओं का बदलना नहीं था, ये सोच का एक गहरा दार्शनिक बदलाव था। इस दौर में यज्ञ और कर्मकांड पहले से ज्यादा जटिल और जरूरी हो गए। लेकिन इन्हीं कर्मकांडों के बीच से कुछ बहुत गहरे सवाल भी पैदा हुए। आत्मा क्या है? मोक्ष कैसे मिलेगा? कर्म का सिद्धांत यानी पाप पुण्य कैसे काम करता है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में ब्राह्मण ग्रंथों, आर्यण्यकों और सबसे बढ़कर उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ शायद इस एक महावाक्य में छिपा है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। यह इस बात का प्रतीक था कि अब धर्म की यात्रा बाहरी कर्मकांड से हटकर अपने भीतर उस परम सत्य को खोजने की तरफ मुड़ गई थी। तो अब तक हमने राजनीति, समाज,
अर्थव्यवस्था और धर्म, इन चारों स्तंभों को देखा। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे इन्होंने मिलकर भारत के पहले साम्राज्यों के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में लोहे के इस्तेमाल, संगठित राज्यों और नए सामाजिक धार्मिक विचारों की जो नींव पड़ी, उसी पर पहले जनपद बने। फिर लगभग 600 ईसा पूर्व तक मगध और अवंती जैसे शक्तिशाली महाजनपद उभरे और अंत में इसी जमीन पर भारत का पहला महान साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल वो भट्टी थी जिसमें भारतीय सभ्यता के वो सारे मूल तत्व गढ़े गए जिन्होंने आने वाली सदियों के लिए भारत की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। और अंत में एक सवाल आपके सोचने के लिए, इस युग की वो कौन सी विरासतें हैं, चाहे वो सामाजिक हों, राजनीतिक हों या दार्शनिक, जो आज भी हमारे समाज को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं? सोचिएगा जरूर।